हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 12 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नाग रानी यामिनी के शरीर पर अपना कब्जा डाल लेती है और यामिनी के सहारे वो शाहरुख के करीब जाने की कोशिश करती है। इधर बंटी उन दोनों को एक साथ देख लेता है तो बंटी को यामिनी पर थोड़ा शक होने लगता है, क्योंकि वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रही होती है। तो बंटी सच्चाई का पता लगाने के लिए कि यामिनी ठीक है या नहीं, तो बंटी को याद आता है कि उसके पास पुजारी जी का कुछ सामान है जो उन्होंने उसे दिया था कि जब कोई मुसीबत आए तो वो उसका इस्तेमाल करे। तो बंटी पोटली से ताबीज निकालता है और उसे यामिनी के पास लेकर जाता है। तो यामिनी जैसे वो ताबीज को देखती है तो वो चौंक जाती है। तो बंटी कहता है, पुजारी जी ने कहा था तुम्हें ये लॉकेट पहनने को, ताकि तुम्हारा शरीर नागिनों से सेफ रह सके, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि तुम ये लॉकेट पहन लो। तो यामिनी कुछ भी नहीं कहती। तो शाहरुख कहता है, बंटी ठीक कह रहा है, तुम्हें ये लॉकेट पहन लेनी चाहिए अपनी रक्षा के लिए। और शाहरुख अपने हाथों से यामिनी को वो लॉकेट पहना देता है। तो यामिनी जैसे वो लॉकेट पहनती है तो उसे कुछ भी नहीं होता और यामिनी कहती है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। और यामिनी रूम के अंदर चली जाती है। तो बंटी को बहुत ही अजीब लगता है कि यामिनी ने वो लॉकेट पहना पर उसे कुछ भी नहीं हुआ। क्या उसका शक बेबुनियाद था या उसे कोई धोखा हुआ होगा? और बंटी यही सोच कर पगला रहा होता है। इधर यामिनी उस रूम में जाती है और उस लॉकेट को अपने गले से निकाल देती है और उसके बाद वो यामिनी का शरीर छोड़कर बाहर निकल जाती है। तो यामिनी नाग रानी को देखकर पूरी तरह डर जाती है और उस लॉकेट के पास जाती है। तो नाग रानी कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि ये मामूली लॉकेट मेरा कुछ बिगाड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता तो ये मुझे बहुत पहले ही हार्म कर चुकी होती, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। अब तुम्हारा शरीर पूरी तरह मेरा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे शरीर के अंदर मेरा खून है और बहुत जल्द ये खून अपना असर दिखाएगा और तुम्हारा शरीर हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। तो यामिनी ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो बाहर चिल्लाने के लिए जा ही रही होती है कि तभी नाग रानी उसके शरीर को कंट्रोल करने लगती है और कहती है, तुम्हारा शरीर अब तुम्हारा नहीं रहा, इस शरीर पर अब मेरा बस चलता है, इसलिए भूल कर भी ये गलती मत करना। और अगर तुमने ये गलती की तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार डालूंगी और तुम्हारे कजन बंटी को भी। इसलिए ध्यान रखना कि मुझे गुस्सा ना आए। अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की जिससे मुझे गुस्सा आ गया तो मैं उसी पल तुम्हें नागिन बना दूंगी। तो यामिनी ये सब सुनकर पूरी तरह डर जाती है और आगे नाग रानी यामिनी के शरीर में दोबारा प्रवेश कर जाती है और उसके शरीर पर अपना कब्जा डाल लेती है। अगले दिन यामिनी बहुत ही अजीब बिहेव कर रही होती है और फैमिली वालों से भी बहुत अजीब तरह से बात कर रही होती है। तो शाहरुख के पापा को थोड़ा तो अजीब लगता है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। आगे यामिनी शाहरुख को कहती है, मुझे कहीं जाना है, क्या तुम मुझे ले चलोगे? तो शाहरुख कहता है ठीक है। और वो दोनों जा ही रहे होते हैं कि तभी उधर से बंटी आता है और बंटी यामिनी के गले में वो लॉकेट ना देखकर पूरी तरह परेशान हो जाता है और यामिनी से इस बारे में पूछता भी है, पर यामिनी उसके बातों का कोई जवाब नहीं देती और शाहरुख के साथ वहाँ से चली जाती है। आगे शाहरुख यामिनी को सबसे पहले मंदिर लेकर जाता है और कहता है, मैं कहीं और जाने से पहले मंदिर आना चाहता था ताकि मैं नाग रानी के लिए दुआ कर सकूं, उसकी शांति के लिए। तो यामिनी ये सब देखकर पूरी तरह हैरान होती है। आगे शाहरुख मंदिर में प्रे कर रहा होता है तो वो यामिनी को भी प्रे करने को कहता है, पर यामिनी बहाना बनाने लगती है कि उसकी तबीयत खराब है इसलिए वो नहीं करेगी। कि तभी उधर से एक पुजारी जी गुजरते हैं तो वो यामिनी के शरीर में नाग रानी को देख लेते हैं, पर वो कुछ भी नहीं कहते और बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। पर शाहरुख ये सब नोटिस कर रहा होता है। आगे कुछ लोग सांप को मार रहे होते हैं और नाग रानी ये सब देख लेती है तो वो सारे लोगों को मारने का प्लान बना लेती है और उस नाग को ऑर्डर देती है कि वो सारे लोगों को मार डाले। और वो नाग मारने ही वाला होता है कि तभी बीच में शाहरुख आ जाता है। तो नाग रानी अपने नाग को रोक देती है और कहती है, इसे चोट नहीं पहुंचाना है। तो वो नाग शांत हो जाता है और दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। तो शाहरुख यामिनी को ये सब करते हुए देख लेता है तो उसे बहुत ही अजीब लगता है कि आखिरकार यामिनी इस तरह बिहेव क्यों कर रही है। आगे शाहरुख यामिनी को नाग माता के मंदिर लेकर जाता है। तो यामिनी उस मंदिर तो जाना नहीं चाहती, पर वो शाहरुख की वजह से उस मंदिर में जाती है। तो शाहरुख नाग माता से प्रे करता है कि अगर यामिनी के अंदर नाग रानी की आत्मा है तो वो कोई इशारा करे जिससे उसे पता चल जाए कि यामिनी के अंदर सच में नाग रानी की आत्मा है। कि तभी वहाँ पर नाग माता प्रकट होती है और यामिनी के शरीर से नाग रानी को लेकर चली जाती है। तो यामिनी के शरीर से जैसे ही नाग रानी निकलती है तो वो बेहोश हो जाती है। तो शाहरुख यामिनी की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह परेशान हो जाता है। आगे नाग माता नाग रानी को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि वो ऐसे काम ना करे। अगर वो इसी तरह पाप और लोगों को नुकसान पहुंचाती रही तो उसका पुनर्जन्म होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और उसकी आत्मा पूरी जिंदगी भटकती रहेगी। पर नाग रानी को नाग माता के किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चाय वोंग का पीछा नहीं छोड़ूंगी।
और बहुत जल्द यामिनी का शरीर मेरा हो जाएगा और उसके बाद सारुत मेरा होगा, इसलिए अच्छा होगा कि आप मेरे मामले में ना पड़े। तो नाग माता कहती है, कैसे मैं तुम्हारे मामले में ना पड़ूं, मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पर भटक रही हूँ। जैसे ही तुम आजाद हो जाओगी वैसे मैं भी आजाद हो जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी इस तरह दर्द में रहे। बदले को भूल जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तुम क्यों यामिनी को परेशान कर रही हो, उसने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। उस बच्ची का पीछा करना छोड़ दो। पर नाग रानी अपनी हरकत से बाज नहीं आती तो नाग माता को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर माँ बेटी में लड़ाई होने लगती है। तो नाग रानी अपनी माँ से हार जाती है पर वो हार नहीं मानती और अपनी माँ से बचने के लिए वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है। तो नाग माता भी नाग रानी के पीछे नहीं जा पाती क्योंकि उनके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो अपनी बेटी को रोक पाए। इधर यामिनी को होश आता है तो वो कहती है, मैं कहाँ हूँ। तो सारुत समझ जाता है कि यामिनी को नाग रानी की आत्मा ने अपने कब्जे में कर लिया है। तो सारुत कहता है, कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। और सारुत यामिनी को घर ले जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर बंटी आ जाता है। तो यामिनी कहती है, बंटी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बंटी कहता है, मुझे पता था तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, इसलिए तुम सुबह से बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी। और बंटी यामिनी से पूछता भी है कि आखिरकार क्या हुआ है, पर यामिनी कुछ भी नहीं बताती क्योंकि उसे नाग रानी की धमकी याद आती है कि अगर उसने किसी को भी कुछ बताया तो वो उसके परिवार को जान से मार डालेगी। तो यामिनी कहती है, बंटी तुम इन सब से दूर रहो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी लाइफ भी खतरे में पड़े। और यामिनी ये कहकर घर वापस चली जाती है। तो आगे सारुत भी यामिनी से पूछने की कोशिश करता है पर यामिनी कुछ भी नहीं बताती और अपने रूम में चली जाती है कि तभी वहाँ पर नागरानी आ जाती है और यामिनी को खींचकर एक झापड़ मारती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन लोगों को मेरे बारे में बताने की। और नागरानी यामिनी को अपने पावर के दम पर डराने लगती है। तो यामिनी भी इस बार नहीं डरती और कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा शरीर का इस्तेमाल करोगी तो सारुत तुम्हारा हो जाएगा। सारुत मुझसे प्यार करता है ना कि तुमसे। अगर तुम मेरा शरीर या भेष भी बदल लो ना तो भी सारुत तुमसे प्यार नहीं करेगा क्योंकि प्यार एक ऐसी फीलिंग है जो दिल से आती है ना कि जोर जबरदस्ती से। तो नागरानी को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो यामिनी को मारने लगती है और उसे खूब टॉर्चर करती है और कहती है, बहुत जल्द वो टाइम आने वाला है जब तुम्हारा शरीर मेरा हो जाएगा और उसके बाद मैं सारुत से कभी भी दूर नहीं होंगी। तुम देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और नागरानी यामिनी को खूब टॉर्चर करती है और उसके बाद यामिनी के शरीर पर फिर से अपना कब्जा पा लेती है। इधर बंटी सारुत को मैसेज करता है कि वो यामिनी को लेकर उससे कुछ बात करना चाहता है। तो सारुत कहता है, ठीक है, लेकिन हम घर में बात नहीं करेंगे, चलो हम ऑफिस में मिलते हैं। और सारुत ऑफिस की तरफ जाने लगता है कि तभी उसे रीचा को कॉल आता है और रीचा कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है पापा को लेकर, मैं वीर से इस बारे में बात नहीं कर सकती इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो सारुत कहता है, ठीक है, तुम ऑफिस आ जाओ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आगे सारुत अपने पापा का ऑफिस टेक ओवर करता है और उनके बदले वहाँ पर काम करता है। आगे सारुत की मुलाकात बंटी से होती है तो बंटी सारुत को पूरी बात बता देता है। तो सारुत भी बंटी को बता देता है कि यामिनी के शरीर पर नागरानी का कब्जा है, इसलिए हमें इस मामले को बहुत ही आराम से हैंडल करना होगा। अगर नागरानी को पता चल गया कि हमें पता है कि यामिनी के शरीर पर उसका कब्जा है तो वो यामिनी के साथ कुछ भी कर सकती है, इसलिए हमें ऐसा ही प्रिटेंड करना होगा कि जैसे हम उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। और ये सब हमें तब तक करना होगा जब तक हम लोग कोई रास्ता ना निकाल ले नागरानी को हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करवाने का। इधर रीचा भी ये सब सुन लेती है कि यामिनी के शरीर पर नागरानी का कब्जा है तो वो एक प्लान बनाती है वीर के साथ और रीचा वीर के साथ सारुत के घर पर टपक पड़ती है ये पता लगाने के लिए कि यामिनी के शरीर पर सच में नागरानी का कब्जा है भी या नहीं। आगे रीचा मौका देखकर यामिनी का पीछा करती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पर यामिनी टपक पड़ती है और कहती है, मुझे पता है तुम्हें पता चल गया है कि मैं नागरानी हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम स्मार्ट हो, बिल्कुल भी नहीं, तुमसे ज्यादा मैं स्मार्ट हूँ। और नागरानी रीचा को मारने की कोशिश करने लगती है तो रीचा उस अंगूठी के दम पर नागरानी को डराने लगती है। तो नागरानी उस अंगूठी के सामने कमजोर पड़ जाती है पर वो इतनी भी कमजोर नहीं पड़ती और वो फिर से रीचा को जान से मारने लगती है। इधर सारुत भी घर आ जाता है और वीर को देखकर पूरी तरह हैरान होता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वीर कहता है, मुझे यहाँ पर रीचा लेकर आई है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसे लगता है कि यामिनी के शरीर को नागरानी ने अपने वश में कर लिया है और वो इसी बात का पता लगाने के लिए यहाँ पर आई है। तो सारुत ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ रीचा का निशान रीचा को नागरानी से प्रोटेक्ट करता है और वो अपने आप को बचा लेती है और बाहर निकल आती है और सारुत को बताती है कि यामिनी के शरीर में नागरानी है और वो ये बात सबको चीख चीख कर बताती है। पर सारुत और बंटी रीचा की बातों पर भरोसा नहीं करते और वो नागरानी के सामने ऐसा ही प्रिटेंड करते हैं कि यामिनी के शरीर में कोई भी नागरानी नहीं है, ये सब रीचा का वहम है। और सारुत
सारुत ऋचा को समझा बुझाकर वहाँ से भेज देता है। तो ऋचा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो वीर ऋचा को समझाता है, तुम्हें ऐसे सबके सामने उस पर वार नहीं करना चाहिए, इस तरह तुम उसे चौकन्ना कर रही हो। अगर वो उल्टा कर तुम पर वार करेगी तो तुम खतरे में पड़ जाओगी। तुम्हें कोई भी कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए था। ऋचा वीर की बात समझ जाती है, लेकिन फिर भी वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इधर नागरानी को बहुत ही अजीब लग रहा होता है कि किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ, और वो खुशी मना रही होती है कि किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। पर उसे क्या पता उन लोगों को उसकी सच्चाई पता है, पर वो सही टाइम आने का वेट कर रहे हैं ताकि वो यामिनी को नागरानी से बचा सके। आगे पूरे लाल चांद की रात आ जाती है और नागरानी की शक्तियाँ धीरे धीरे वापस आने लगती है। तो नागरानी की शक्ति जैसे ही धीरे वापस आती है तो वो सीधा ऋचा को मारने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। और नागरानी ऋचा को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर ऋचा के पापा आ जाते हैं और अपनी बेटी को नागरानी से बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। पर नागरानी फिर भी उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ती और उल्टा नागरानी नरसिम्हा को मारने ही वाली होती है, लेकिन बीच में ऋचा आ जाती है और वो नागरानी को घायल कर देती है। तो ऋचा जैसे ही नागरानी पे वार करती है तो उसके शरीर में जो वो निशान रहता है वो चमकने लगता है और नरसिम्हा ये सब नोटिस कर रहा होता है। तो नागरानी पूरी तरह घायल होकर अपने खंडर वापस चली जाती है। तो नागचित और नागिन मोरा नागरानी की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह परेशान हो जाते हैं। तो नागरानी कहती है, तुम लोग मेरी चिंता मत करो, बहुत जल्द मेरी सारी शक्तियाँ मेरे पास वापस आ जाएगी और यामिनी का शरीर पूरी तरह मेरा हो जाएगा। उसके बाद मैं उन लोगों को सबक सिखाऊंगी। और नागरानी ये सब कह ही रही होती है कि तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो नागिन मोरा कहती है, नागरानी आपको आराम करना चाहिए वरना आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। तो नागरानी अपनी शक्तियों को इकट्ठा करने के लिए ध्यान में चली जाती है। दूसरी तरफ ऋचा सारुत को बताती है कि नागरानी आई थी उसके घर उसे मारने के लिए। तो सारुत ये सब सुनकर पूरी तरह टेंशन में आ जाता है। इधर नरसिम्हा को भी ये बात पता चल जाती है कि नागरानी ने यामिनी का शरीर अपने बस में किया है। आगे यामिनी पानी पीने के लिए बाहर आती है तो बंटी और सारुत उससे पूछते हैं कि आखिरकार नागरानी उसके साथ क्या कर रही है। तो यामिनी उन लोगों को कुछ भी नहीं बताती और अपने रूम वापस जाने लगती, क्योंकि नागरानी ने उसे धमकी दी होती है कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो वो उसके फैमिली को जान से मार डालेगी। तो सारुत यामिनी को इंसिस्ट करने लगता है कि वो उसे सच्चाई बताए और सारुत यामिनी को बहुत ही प्रेशराइज करता है। तो बेचारी यामिनी भी बाद में अपने आप को नहीं रोक पाती और सबको बता देती है कि नागरानी ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है और उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो वो मेरे सारे प्यारों को जान से मार डालेगी। इधर नागरानी को भी पता चल जाता है कि यामिनी ने सारे लोगों को सच्चाई बता दी है। तो नागरानी को बहुत ही गुस्सा आता है यामिनी पर और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबको सच्चाई बताने की? मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा वो तुम सोच भी नहीं सकती। आगे नागरानी अपने सारे शक्तियों का प्रयोग करती है और यामिनी को आज के रात ही नागिन बनाने की ठान लेती है। आगे नागरानी यामिनी पर कुछ जादू टोना करती है जिससे यामिनी का शरीर पूरी तरह जलने लगता है और यामिनी को पता चल जाता है कि वो कुछ देर में नागिन बन जाएगी। तो यामिनी सबको अपने पास से दूर करती है और खुद को जाकर रूम में बंद कर लेती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी उसे नागिन बदलते हुए देखे। तो सारुत यामिनी की ऐसी हालत नहीं देख पाता और वो मास्टर की से यामिनी का रूम खोल देता है और यामिनी के पास देखता है। तो सारुत देखता है कि यामिनी नागिन रूप में बदल रही है। तो सारुत ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है, पर वो यामिनी से घृणा नहीं करता और ना ही उससे नफरत करता है और कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था चाहे तुम किसी भी रूप में क्यों ना बदल जाओ, मेरा प्यार तुम्हारे प्रति कभी भी कम नहीं होगा। और सारुत यामिनी को अपने बाहों में ले लेता है और कहता है, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इन सब से निकालने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। और सारुत यामिनी को बड़े प्यार से सहलाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। इधर नागरानी जब ये सब देखती है तो उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर ही पहुंच जाता है। तो वो सारुत और यामिनी को दूर करने के लिए यामिनी को पूरी तरह नागिन बना देती है और नागरानी यामिनी को इतने गुस्से में ला देती है कि वो सारुत तक को मारने के लिए उठ जाती है कि तभी वहाँ पर बंटी आ जाता है उसी पत्थर को लेकर। और वो पत्थर किसी और ने नहीं बल्कि गुरुजी ने दिया था बंटी को और उसे बताया भी था कि ये पत्थर नागरानी को रोकने में काम आएगा। तो बंटी उसी पत्थर का इस्तेमाल करता है और ढेर सारे मंत्र भी पढ़ता है यामिनी को शांत करने के लिए, पर यामिनी शांत नहीं होती।